नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे ऑडियो बुक्स को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक नया उपन्यास लेके आया हूँ जिसका नाम है कत्ल का सुराग, जिसे लिखा है सुरेंद्र मोहन पाठक जी ने। उम्मीद करता हूँ ये उपन्यास आपको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं कत्ल का सुराग नॉवल का पहला पार्ट। चैप्टर 1। वो छतरपुर गांव से आगे भाटी माइंस के रास्ते में मेन रोड से काफ़ी हटकर बना शुक्ला फार्म के नाम से जाना जाने वाला एक फार्म हाउस था, जिसके लोहे के बंद फाटक के सामने मैं उस घड़ी मौजूद था। रात के 12 बजने को थे और चारों तरफ सन्नाटा था। हीरा ईरानी कितनी हौसलामंद थी, इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता था कि दिल्ली शहर के एक सिरे पर उस सुनसान इलाके में, जहाँ के दिन में भी कोई इक्का दुक्का बंदा ही नजर आता था, वो बंदी अकेली रहती थी। दिन में अमूमन उसके साथ रूबी होती थी, लेकिन रात को वो भी वहाँ से रुखसत कर दी जाती थी। तन्हाई में खलल जो आता था उसकी मौजूदगी से। हीरा ईरानी कहने को कनॉट प्लेस में स्थित सिल्वर मून नामक रेस्टोरेंट में कैबरे डांसर थी, लेकिन असलियत में वो एक हाई प्राइस्ड कॉल गर्ल थी। कितनी हाई प्राइस थी, इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता था कि वो दिल्ली जैसे महंगे शहर में 8 एकड़ में बने उस फार्म हाउस में रहती थी। रूबी गोमेज एक गोवानी लड़की थी जो कि कहने को हीरा की मेड थी, लेकिन असल में वो उसकी सहयोगी, केयरटेकर, बावर्चिन वगैरह सब कुछ थी। वो कोई 25 साल की सांवली रंगत वाली लड़की थी, जिसकी रंगत वाली कमी उसके बनाने वाले ने उसकी खूबसूरती और भरपूर जवानी देकर निकाल दी मालूम होती थी। उसकी मालकिन हीरा उम्र में उससे 1 आध साल बड़ी, परी चेहरा, शोला बदन युवती थी, जिसको खुदा ने ताजमहल के से अंदाज से बनाया मालूम होता था। ताजमहल कहीं किसी एक की मिल्कियत हो सकता है। हीरा और रूबी को साथ देखकर हमेशा मुझे रसगुल्ले और गुलाब जामुन का ख्याल आता था। मैंने बंद फाटक के एक पहलू में बना एक लेटर बॉक्स सरीखा बॉक्स खोला और भीतर लगा एक बटन दबाया। कौन? क्वेश्चन बाद बटन के ऊपर लगे माइक्रोफोन में से हीरा की आवाज़ आई। सुधीर, मैं बोला। कौन सुधीर? सुधीर कोहली, दी ओनली वन। वेलकम। मैंने बक्से का ढक्कन बंद कर दिया और वापस अपनी फिएट में आ बैठा। मेरे सामने लोहे का फाटक अपने आप खुला। मैंने कार आगे बढ़ाई। कार फाटक पार कर गई तो वो पीछे अपने आप बंद हो गया। दोनों तरफ लगे पेड़ों के बीच से गुजरते हुए एक लंबे ड्राइववे में कार चलाता हुआ मैं फार्म के बीचों बीच बने एक छोटे से बंगले के सामने पहुंचा। मैंने कार को पार्किंग में खड़ी एक मारुति 1000 के पीछे रोका और बाहर निकला। हीरा मुझे ड्राइंग रूम के दरवाजे पर मिली। उस घड़ी वो एक झीनी सी नाइटी पहने थी, जिनसे उसका उत्कृष्ट गोरा बदन साफ झलक रहा था। वेलकम, वो बोली। मैं उससे बगलगीर होकर मिला। मेरे तजुर्बेकार हाथ ने एक ही क्षण में उसके जिस्म की कई गोलाइयाँ टटोल डाली। अकेली हो? मैं बोला। अब नहीं हूँ। वो चेहरे पर एक चित्ताकर्षक मुस्कुराहट लाती हुई बोली। नींद तो क्या आती होगी अकेले? नहीं आती। अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं किसी और मकसद से आया हूँ। वो मकसद भी पूरा हो जाएगा। मैं उस मकसद से नहीं आया। वो तनिक हकबकाई। क्षण भर को उसकी आंखें बर्फ की मानिंद सर्द हुई, लेकिन फिर तत्काल ही वो अपने मोतियों जैसे दांत चमकाती मुस्कुराने लगी। वो मुझे बाँह पकड़कर भीतर ले चली और फिर मुझे एक सोफे पर धकेलती हुई बोली, बैठो। थैंक यू, मैं बोला। कुछ पियोगे? वो बोली। जो पिलाओगी पी लूँगा, मैं बोला। अच्छा, वो इटलाकर बोली। अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम उस मकसद से नहीं आए हो। मेरा मतलब था जो तुम पियोगी वो मैं पी लूँगा। मैं अभी आई। बड़ी मनमाती चाल चलती वो वहाँ से रुखसत हो गई। कोई और वक्त होता तो मैं उसे वहीं दबोच लेता, लेकिन वो घड़ी बिजनेस को प्लेजर से मिक्स करने की नहीं थी। बड़े नर्वस भाव से मैंने जेब से डनहिल का पैकेट निकाला और एक सिगरेट सुलगा लिया। मुझे उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि अपने खादिम को आप भूले नहीं होंगे, लेकिन फिर भी ऐसा हो गया हो तो मैं अपना परिचय फिर से दिए देता हूँ। बंदे को सुधीर कोहली कहते हैं। बंदा प्राइवेट डिटेक्टिव के उस दुर्लभ धंधे से ताल्लुक़ रखता है जो हिंदुस्तान में अभी ढंग से जाना पहचाना नहीं जाता, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी है कि दिल्ली शहर में खास इस धंधे की वजह से ही आपके खादिम की अच्छी खासी पूछ है। प्राइवेट डिटेक्टिव के धंधे में मेरा दर्जा दरअसल अंधों में काना राजा वाला है। अगर मैं काबिल नहीं तो मुझसे ज़्यादा काबिल भी कोई नहीं। ड्रिंक्स की एक ट्रॉली धकेलती हीरा वापस लौटी। मैंने देखा उसने नाइटी की जगह सलवार कमीज पहन ली थी, जिसमें उसका जिस्म और भी कसा हुआ लगता था। वो ड्रिंक्स बनाने लगी। मैंने आंख भरकर उसे देखा। मेरी पसंद की हर चीज़ थोक के भाव में मौजूद थी उस कमबख्त में।
लंबा कद, छरहरा बदन, तनी हुई सुडौल छातियाँ, भारी नितंब, लंबे सुडौल गोरे चिट्टे हाथ पांव, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठ, हिरनी जैसी आंखें, सुराही जैसी गर्दन, रेशम से मुलायम खुले काले बाल, हर चीज फिट, हर बात काबिले तारीफ। कहीं कोई नुक्स था तो वो उसकी नीयत में था। नीयत के मामले में वो ऐसी मकड़ी की तरह थी जो अपने शिकार को अपने जाल में फांस कर घुट घुट कर मरने के लिए छोड़ देती थी। ऐसा जादू था उसका कि उसका शिकार अपनी ऐसी मौत को अपना परम सौभाग्य समझता था। उसके जाल में फंसा ऐसा ही एक भूंगा आजकल आपका खादिम भी था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि औरतों को फंसाने के मामले में इंग्लैंड अमेरिका तक मशहूर आपका ये गोल्ड मेडलिस्ट खादिम भी कभी किसी औरत के फंसाए फंस सकता था। लेकिन इस बार तो ऐसा हो ही गया था। जरूर हीरा नाम की हीरे जैसे कठोर दिल वाली वो औरत कोई जादूगरनी थी या ब्लैकमेलर। पोशाक क्यों बदल ली? उसने गर्दन घुमाकर अर्धनिमीलित नेत्रों से मेरी तरफ देखा और फिर बड़े कुटिल भाव से बोली, तुम्हारी भलाई के लिए। मेरी भलाई के लिए? और नहीं तो क्या। अब तुम उस मकसद से तो आए नहीं हो। मैं उसी पोशाक में रहती तो तुम्हें याद रह पाता अपना यहाँ आने का असल मकसद? ओह, उसने मुझे जाम पेश किया। हम दोनों ने जाम टकराए। यहाँ मैं स्कॉच विस्की चुसकता हुआ बोला, अकेले तुम्हें डर नहीं लगता? मैं अकेली कहाँ हूँ यहाँ, वो बोली। जब अकेली होती हो तो तब डर नहीं लगता। मैं कभी अकेली होती ही नहीं यहाँ। मेरे आने से पहले तो अकेली थी। वो इसलिए क्योंकि तुम आने वाले थे। या कोई और भी मौजूद होता ये तुम्हें पसंद आता? नहीं। सो देयर यू आर। कभी उससे डर नहीं लगता जो तुम्हारे साथ होता है, जैसे इस वक्त तुम मेरे साथ हो। मान लो कि हाँ, तुम्हें मेरे से डर लगता है। ओह, तो तुम्हारा मतलब है कि यहाँ की तन्हाई में तुम्हारे साथी को तुमसे डरना चाहिए, ना कि तुम्हें उससे। बिल्कुल, इतनी दिलेरी अच्छी नहीं होती बहन जी। बहन जी? वो हंसी। मैंने हड़बड़ाकर विस्की का एक और घूंट हलक से उतारा और सिगरेट का कश लगाया। अब बोलो क्या बात है? वो बोली, क्यों ऐसे शख्स जैसी सूरत बनाए हुए हो जिसकी बीवी सुहाग रात को यार के साथ भाग गई हो? हीरा, मैं बड़ी संजीदगी से बोला, कौशिक आज मेरे पास आया था। कौशिक? वो सहज भाव से बोली, कैसा है वो? तुम्हें नहीं मालूम? नहीं मालूम, मुझे तो वो बहुत अरसे से नहीं मिला। अच्छा, हाँ, कैसा है वो? बहुत हल्कान, बहुत परेशान, बहुत नाखुश। मेरे से तो नहीं होना चाहिए। मैंने तो कभी कोई कसर उठा नहीं रखी उसे खुश करने में। अलबत्ता पिछली बार मिला था तो काफ़ी उखड़ा उखड़ा मिला था। लेकिन तुम अपनी कहो, तुम यहाँ कोई कौशिक का मिजाज डिस्कस करने थोड़ी ही आए हो। इसी वजह से आया हूँ। कौशिक का मिजाज डिस्कस करने? वो हैरानी से बोली, और भी बहुत कुछ डिस्कस करने। मसलन किस बाबत? मसलन ब्लैकमेल की बाबत। मेरा ब्लैकमेल से क्या लेना देना? तुम्हारा ही लेना देना है, बल्कि लेना ही लेना है। वो खामोश रही। ब्लैकमेल की कहानी कहने वाला कौशिक इकलौता शख्स नहीं है। वही कहानी पचौरी की भी जुबान पर है। 2 जनों से मेरी सीधे बात हुई है और पता नहीं कितने होंगे जिन्होंने अभी तक जुबान नहीं खोली या जिन्हें मैं जानता नहीं। लेकिन तुम तो सब जानती हो। काजी दुबला, वो व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोली, शहर के अंधे से। ये काजी शहर के अंधे से दुबला होने वाला नहीं है स्वीट हार्ट। इसे अपने अंधे से दुबला होना पड़ रहा है। मुझे कौशिक और पचौरी की जुबानी मालूम हुआ है कि तुम उनको धमकाने के लिए मेरा नाम यूं इस्तेमाल कर रही हो जैसे तुम्हारे ब्लैकमेलिंग के धंधे में मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ। तुम उन पर ऐसा जताती हो जैसे उन्होंने तुम्हारी ब्लैकमेलिंग की मांग मंजूर ना की तो कोहली, मैं तुम्हारा पट्टा उन्हें एक्सपोज कर देगा। वो फिर इटलाई, नहीं हो मेरे पट्टे। ये मजाक का मुद्दा नहीं है हीरा। अभी मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मुझे किसी औरत का पट्टा बनना पड़े। बात किसी औरत की नहीं। उसने जोर की अंगड़ाई ली। इस औरत की हो रही है। हीरा प्लीज ग्लास खाली करो। मैंने विस्की का आखिरी घूंट पीकर ग्लास उसे थमा दिया। उसने अपना भी ग्लास खाली किया और नए जाम बनाने लगी। जाहिर था कि उस घड़ी हीरा का शराब पर और अपने सबाब पर बेतहाशा जोर इसलिए था क्योंकि वो ब्लैकमेल के मुद्दे को और उस संदर्भ में कौशिक और पचौरी के जिक्र को टालना चाहती थी। एक बार की तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उसी की रॉ में बहना शुरू कर दूं। यूं मैं उसकी मदहोशी का फ़ायदा उठा सकता था और यूं मुझे वहाँ से उसकी निजी कागजात वगैरह को टटोलने का मौका भी मिल सकता था। पचौरी ने एक डायरी का जिक्र किया था जिसमें कि वो अपने क्लाइंटों का कच्चा चिट्ठा नोट करके रखती थी। अगर वही उसके ब्लैकमेलिंग का हथियार था तो उस रात वो डायरी मेरे हाथ लग सकती थी। लेकिन फौरन ही वो ख्याल मैंने अपने जहन से झटक दिया। डायरी का क्या था? उसके चोरी चले जाने की खबर लगने के बाद वैसी डायरी वो फिर लिख सकती थी और उस बार उसके वैसी कोशिश करने पर उसकी याददाश्त पहले से ज़्यादा गुल खिला सकती थी और पहले से ज़्यादा घातक बातें सोच या गढ़ सकती थी। मैंने नया सिगरेट सुलगा लिया। क्या नीरस बातें ले बैठे। वो मुझे ग्लास वापस थमाती हुई बोली, ये आधी रात की तन्हाई में हीरा से करने की बातें हैं।
तुम तो यूं पेश आ रहे हो जैसे हीरा हीरा ना हो, रेत का बोरा हो। उसने फिर अंगड़ाई ली। हीरा, मैं जबरन उसे ना देखने की कोशिश करता हुआ बोला, मुझे ये कबूल नहीं, मुझे ये पसंद नहीं कि तुम्हारे नापाक इरादों में मैं भी शरीक समझा जाऊं। तुम कहाँ हो शरीक? नहीं हूँ, लेकिन मेरी भरपूर कोशिशों के बावजूद उन दोनों में से किसी को भी मेरी बात पर यकीन नहीं आया है। लेकिन तुम्हें उनकी बात पर यकीन है? किस बात पर? इस बात पर कि मैं उन्हें ब्लैकमेल कर रही हूँ। हाँ, यकीन है मुझे। यानी कि तुम्हारी निगाह में वो दोनों मेरे से ज़्यादा काबिल एतबार शख्स हैं? नहीं, लेकिन कम से कम इस मामले में मुझे उनकी बातों पर फिर भी यकीन है। वो कोई मेरे जिगरी दोस्त नहीं है। सच पूछो तो तुम्हारी वजह से उन्हें तो मेरे से हेलो कहना गवारा नहीं। अपना रकीब मानते हैं वो मुझे। ऐसा कोई शख्स जब कोई बात कहने के लिए खास चल के मेरे पास आता है तो उसकी बात पर यकीन करना ही पड़ता है। कौन खास चल कर आया था? दोनों। पचौरी आज शाम नेहरू पैलेस में मेरे ऑफिस पहुंच गया था और ऑफिस से जब मैं ग्रेटर कैलाश अपने घर पहुंचा था तो कौशिक मुझे अपने फ्लैट के दरवाजे पर धरना दिए बैठा मिला था। ओह हीरा, तुम बहुत खतरनाक खेल खेल रही हो। उसने एक दर्शनी जमाई ली। ठीक है, अगर तुम्हें खतरनाक खेल खेलना है तो खुशी से खेलो, लेकिन तुम लोगों को ये कहती फिरो कि उस खेल में मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ, ये नहीं चलने का। अपने कुकर्मों में तुम मेरा नाम लपेटो, ये मैं नहीं होने दूंगा। कैसे रोकोगे मुझे? वो तीखे स्वर में बोली। कई तरीके हैं, कहीं तो बहुत आसान है। हींग लगे न फिटकारी, रंग चोखा वाली किस्म के। मसलन मैं तुम्हारी रिपोर्ट इनकम टैक्स विभाग में कर सकता हूँ। एक बार इनकम टैक्स वालों की पूछताछ शुरू हो गई तो अपने इस वैभवशाली रहन सहन की सफाई देना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा तुम करोगे? मजबूरन, लेकिन करोगे। मैं नहीं चाहता कि ऐसी नौबत आए। साफ जवाब देना नहीं सीखे मालूम होते हो। मैं खामोश रहा। कुछ क्षण वो भी खामोश रही और फिर बोली, फार्म मेरा नहीं है। मुझे कहना आसान है। मुझे तो ये भी कहना आसान होगा कि बाहर खड़ी नई मारुति 1000 तुम्हारी नहीं है। यहाँ का कीमती फर्नीचर, शान शौकत का स्कॉच, विस्की जैसा बाकी साजो सामान कुछ तुम्हारा नहीं है। लेकिन इनकम टैक्स वालों को ये कहना आसान ना होगा। सुधीर कोहली, वो तिरस्कारपूर्ण स्वर में बोली, तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम अपनी और मेरी औकात एक करके आंक रहे हो। तुम आसमान से उतरी हो? हाँ, अभी पिछली बार जब मैं तुमसे तुम्हारे फ्लैट पर मिली थी तो तुम मुझे परी बता रहे थे। परियां तो आसमान से ही उतरती हैं। मजाक मत करो। तो संजीदा बात सुनो। तुमने सैया भय कोतवाल वाली मसल सुनी है? क्या मतलब? मुझे कम न समझो सुधीर कोहली। सरकार के घर में मेरी बहुत भीतर तक पेट है। ओह, तो ये बात है? हाँ, ये बात है। अव्वल तो ऐसी कोई बेहूदी इंक्वायरी मेरी हो ही नहीं सकती। होगी तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। ऐसा भी नहीं होगा तो मेरे खिलाफ अभी ऐसा एक भी कदम नहीं उठा होगा कि मुझे खबर लग जाएगी। तब कुछ नहीं मिलने वाला मेरे खिलाफ मेरी इंक्वायरी करने वालों को। प्रोस्टिट्यूशन के बारे में क्या ख्याल है? क्या? प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति, भारतीय दंड विधान में ये गंभीर अपराध है। दिल्ली पुलिस को खुशी होगी तुम्हारे कारोबार की जानकारी पाकर। पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कोई मेरे करीब भी नहीं फटकेगा तो मैं उसे तिगनी का नाच नचा के दिखाऊंगी। ये तेवर है? हाँ, ये तेवर है। क्योंकि सरकार के घर में तुम्हारी बहुत भीतर तक पेट है। हाँ, कोई मंत्री पट गया क्या? वो खामोश रही। कौन है वो बदनसीब? खुशनसीब, वो तमक्कर बोली। वही सही, लेकिन है कौन वो? तुम्हें बताना ज़रूरी है? तुम्हारे सामने उसका नाम लेना ज़रूरी है? नहीं ज़रूरी। एन इसी तरह किसी के सामने मेरा नाम लेना भी ज़रूरी नहीं है तुम्हारे लिए। अब इतनी भी फूंक न लो। मैं नहीं ले रहा फूंक, तुम ले रही हो। क्योंकि तुमने मेरे नाम को, एक प्राइवेट डिटेक्टिव के नाम को, सुधीर कोहली के नाम को फूंक लेने लायक बना दिया है। ये नाम कारामद साबित हो रहा है। इसका यही काफ़ी सबूत है कि लोग तुम्हारी ब्लैकमेलिंग की धमकी से उतने खौफजदा नहीं हैं जितने तुम्हारे साथ जुड़े इस नाम से खौफजदा हैं। वो समझते हैं कि मेरे ज़रिए तुमने उनकी बाबत और भी बहुत कुछ खोद निकाला है या आइंदा दिनों में ऐसा कुछ कर गुजरने का इरादा रखती हो। तुम मेरा नाम यूँ इस्तेमाल नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? तुम मुझे इस्तेमाल कर सकते हो, मैं तुम्हारा नाम इस्तेमाल नहीं कर सकती। मेरे मुंह से बोलना फूटा। अब चुप क्यों हो गए? वो चैलेंज भरे स्वर में बोली। जवाब क्यों नहीं देते हो? जवाब सोचने के लिए, वक्त हासिल करने के लिए मुझे विस्की का घूंट पीना पड़ा, सिगरेट का कश लगाना पड़ा। देखो, मैं सावधानी से शब्द चयन करता हुआ बोला, मेरी बात को पूरा संजीदा होकर सुनो और उस पर ज़रा ठंडे दिमाग से गौर करो। जिस धंधे में तुम हो उसके सदके भी तुम कोई कम ऐश की ज़िंदगी नहीं गुजार रही हो। तुम क्यों एक और बड़े क्राइम की राह पर चलना चाहती हो? क्यों ब्लैकमेलिंग जैसे खतरनाक खेल का खिलाड़ी बनना चाहती हो? हीरा, ये धंधा लंबा चलने वाला नहीं होता। जिस धंधे में मैं हूँ
वो भी लंबा चलने वाला नहीं होता। उसमें जान पर आ बनती है, इसमें भी जान पर आ बनती है। तुम समझती क्यों नहीं? मैं सब समझती हूँ, तुम नहीं समझते हो। मैं आज तक मर्दों का खिलौना बनती आई हूँ, अब मैं मर्दों को अपना खिलौना बनाना चाहती हूँ। ओह, यानी कि तुम्हें दौलत की नहीं ताकत की चाह है। दौलत की भी चाह है, दौलत से ज़्यादा ताकत की चाह है। ताकत का नशा हावी है तुम पर। दौलत और रसूख वाले लोगों के सिर अपने सामने झुके देखना चाहती हो। उन्हें ये जताकर सुख पाना चाहती हो कि अपनी ताकत के इस्तेमाल से तुम उन्हें बर्बाद कर सकती हो। ये साबित करके दिखाना चाहती हो कि भले ही उनके मुकाबले में तुम्हारी हस्ती मामूली है, लेकिन तुम्हारी मामूली हस्ती के आगे उनकी अजीमोशान हस्ती भी कुछ नहीं। समझदार आदमी हो तुम। खता खाओगी, खता मैं खा चुकी पहले, अब नहीं खाऊंगी, अब भी खाओगी। मेरा बुरा चाहने वाले के मुंह में खाक। हीरा, हुस्न और जवानी का साथ हमेशा का नहीं होता, मुझे मालूम है, लेकिन मैंने उसका भी इंतज़ाम सोचा हुआ है। क्या? मैं और हीरा पैदा करूंगी। मैं यहाँ अपनी देख रेख में इतने हीरे जमा करूंगी कि उनकी चकाचौंध किसी से नहीं झेली जाएगी। हीरा, मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। कहीं तुम वही तो नहीं कह रही हो जो मैं समझ रहा हूँ? मुझे क्या पता तुम क्या समझ रहे हो। तुम चकला चलाने की फिराक में हो, खुद बड़ी बाई बनकर। चकला एक बेहुदा लफ्ज़ है और बाई उससे भी बेहुदा। तुम प्रोस्टिट्यूशन को ऑर्गेनाइज रैकेट बनाना चाहती हो, खुद मदाम बन के। तुम कल्पना नहीं कर सकते कि सिल्वर मून में मेरे साथ काम करती कितनी लड़कियां अपने आप को धन्य समझेंगी, जबकि मैं उन्हें अपनी छत्रछाया में ले लूँगी। औरों की क्या कहूँ, अपनी रूपी ही उस घड़ी का यूँ इंतज़ार कर रही है जैसे असल में उसकी ज़िंदगी तो तभी से शुरू होने वाली हो। मैंने हौलनाक निगाहों से उसकी तरफ देखा। टूट गए छक्के, वो व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोली। सुधीर कोहली, दी ओनली वन के भी। हीरा, मैं यहाँ तुमसे तुम्हारे मुस्तकबिल के मंसूबे डिस्कस करने नहीं आया। मैं यहाँ कौशिक और पचौरी की हिमायत करने आए हो। एकाएक उसका स्वर बेहद तल्ख हो उठा। कोहली, जिन लोगों की तुम हिमायत कर रहे हो किस कदर बेहतर है वो मेरे से। कौन भला मानस है उनमें? वो मोटा टिगना सुअर जैसी थूथ वाला कौशिक, जिसके 2 बीवियों से 7 बच्चे हैं, जिनसे निजात पाने के लिए वो महीने में 3 चक्कर लखनऊ से दिल्ली के लगाता है। या वो अपने आप को फिल्म स्टार समझने वाला बुढ़ाता हुआ प्ले बॉय पचौरी, जो दुनिया की निगाह में पेटेंट अटर्नी है लेकिन असल में फॉरेन करेंसी का नाजायज़ धंधा करता है। या वो तोंदियल टकला अस्थाना, जो अपने आप को बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर बताता है लेकिन असल में स्विस घड़ियों की स्मगलिंग करता है। या वो लुकिंग लंडन टॉकिंग टर्की सरोज टेक्टर, जो अपने आप को बताता गारमेंट एक्सपोर्टर है लेकिन जिसकी असली मोटी कमाई नकली स्कॉच विस्की के धंधे से है। या वो तुम्हारा स्टॉक ब्रोकर यार नरेंद्र कुमार, जो बस बस क्या बस बस, वो सब बड़े लोग हैं जिन्होंने सोसाइटी में खूब तरक्की की है। कामयाबी उन लोगों के कदम चूमती है और सब मेरे पाँव की जूती हैं। तुम भी, तुम उनकी तरक्की से, उनकी कामयाबी से, उनकी हासिल की बुलंदी से जलती हो। तुम उनकी बराबरी करना चाहती हो और अपने इस मिशन के लिए तुम ब्लैकमेल को अपना हथियार बना रही हो, लेकिन नहीं जानती हो ये 2 तरफा वार करने वाला हथियार है जो किसी दूसरे पर चलाने की कोशिश में खुद तुम पर चल सकता है। मुझे अपनी परवाह नहीं। कहना इतना आसान ना होता अगर तुम्हें यह मालूम होता कि कौशिक और पचौरी दोनों तुम्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। क्या? तुम्हारा मुंह बंद करने का उनके पास यही एक तरीका है। तो पहली बार मुझे उसके चेहरे पर चिंता के भाव दिखाई दिए। कई क्षण खामोशी में गुजरे। उस दौरान उसने अपने ग्लास में पहले से मौजूद विस्की में और विस्की डाल ली। अब कुछ बोलो तो सही। आखिरकार मैं बोला। क्या बोलूं? वो बोली। क्या इरादा है? वही जो पहले था। वो दिलेरी से बोली। मैं हाथ आया सुनहरा मौका तुम्हारी बातों में आकर गंवाने वाली नहीं। दिन के उजाले में ही होते हैं ये लोग बड़े आदमी। रात के अंधेरे में हवस के मारे जब ये लोग मेरे पास आते हैं तो कुत्तों की तरह मेरे कदमों पर लौट रहे होते हैं और मेरी हर फटकार को, हर दुत्कार को सिर माथे ले रहे होते हैं, क्योंकि इनकी बुढ़ियाती बीवियों को अपनी किटी पार्टियों से फुर्सत नहीं होती। फुर्सत हो भी तो वो इनकी वो ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकती जिनके अगर मेरे जैसी ना हो तो ये लोग सपने ही देखे। बदले में वो तुम्हारी मुंह मांगी फीस भी तो भरते हैं। वो फीस काफ़ी नहीं, वो फीस है ही नहीं। वो भूखे के सामने फेंका जाने वाला रोटी का टुकड़ा है। लेकिन अब टुकड़े से मेरा पेट नहीं भरने वाला। अब मुझे तरमाल चाहिए। जो मुझे ना मिला तो मैं सबको बर्बाद करके रख दूंगी। मुझे भी? मैं नकली हड़बड़ाहट जाहिर करता हुआ बोला। नहीं, वो नरमी से बोली। तुम्हें नहीं। मुझे क्यों नहीं? क्योंकि तुम्हारी बात और है। क्यों और है? तुम्हें मालूम है क्यों और है? क्योंकि मैंने कभी तुमसे सौदा नहीं किया, क्योंकि तुम मेरे बुरे वक्त के साथी हो, क्योंकि मुझे तुम पर एतबार है। अभी मुझे इनकम टैक्स और पुलिस वालों की धमकियां देकर हटे हो, फिर भी मुझे तुम पर एतबार है। 1 नंबर के हरामी हो,
फिर भी कौशिकों, पचौरियों, अस्थानाओं के मुकाबले में राजा आदमी हो। तारीफ का शुक्रिया, लेकिन अगर मेरी वो बात भी मान लेती जो मैं कहने आया था तो मैं कहीं ज़्यादा शुक्रगुजार होता। वो बात मैं नहीं मान सकती। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कान पकड़कर यहाँ से बाहर ना निकाल दूँ तो ये टॉपिक यहीं ख़त्म कर दो। कर दिया, शाबाश। यानी कि जिस मकसद से आए थे वो तो निपट गया। हाँ, तो अब उस मकसद पर आए जिससे नहीं आए हो। फ़ौरन जवाब देने की ज़रूरत नहीं, इत्मीनान से सोच लो जवाब। उसने अपना ग्लास खाली करके ट्रॉली पर रख दिया और उठ खड़ी हुई। मैं अपने बेडरूम में जा रही हूँ। बंगले में मेरा बेडरूम कहाँ है तुम्हें मालूम है? मुझे नींद आने में 10 मिनट लगते हैं। उतने वक्त में या मुझे तुम्हारी कार के स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दे जाएगी या। उसने जानबूझकर वाक्य अधूरा छोड़ दिया। 10 मिनट से बहुत पहले ही मैं हीरा के बेडरूम में उसकी बाहों में था। उसने अपना सलवार सूट उतार कर नाइटी फिर से पहन ली थी, लेकिन वो झीनी सी नाइटी कब की उसके जिस्म से अलग होकर पलंग से नीचे जा गिरी थी और अब मेरे हाथ उसके जिस्म की विभिन्न गोलाइयों पर फिर रहे थे। सुधीर, वो बोली, हाँ, एक बात की मेरी गारंटी है। किस बात की? कोई लड़की तुम्हारी सूरत भले भूल जाए, तुम्हारी सीरत भूल जाए, तुम्हारा नाम भूल जाए, तुम्हारा काम भूल जाए, लेकिन तुम्हारे हाथ नहीं भूल सकती। मैं खामखा हंसा। कितनी औरतों का मान मर्दन कर चुके हो तुम, कितने मर्दों का गरूर तोड़ चुकी हो। सवाल के बदले में सवाल ना करो, सवाल का जवाब दो। यही सवाल का जवाब है। लंका में सब 52 गज के, हमाम में सब नंगे। वो फिर न बोली। फिर कोई 1 घंटा उस बेडरूम में औरत और मर्द के बीच खेला जाने वाला दुनिया का वो इकलौता खेल चला जिसमें हमेशा दोनों खिलाड़ियों की जीत होती है। फिर वो मेरी बाहों में सो गई। मैंने एक सिगरेट सुलगा लिया और अंधेरे में उसके छोटे छोटे कश लगाता हीरा के बारे में सोचने लगा। हीरा ईरानी कोई 13 महीने पहले मुझे तब मिली थी जब मैं राजधानी एक्सप्रेस से बम्बई से दिल्ली आ रहा था। चेयर कार में उसकी सीट मेरी सीट के बगल में थी, इसलिए अभी थोड़ा ही सफ़र कटा था कि हम दोनों में बातचीत का सिलसिला चल निकला था। उसने मुझे बताया था कि मूल रूप से वो हैदराबाद की रहने वाली थी, जहाँ से 1.5 साल पहले फिल्म स्टार बनने के चक्कर में वो बम्बई आई थी। बम्बई में फिल्म स्टार तो वो बन नहीं पाई, उल्टे एक ऐसे गैंगस्टर की निगाहों में चढ़ गई थी जो कि दाऊद इब्राहिम का आदमी बताया जाता था। उसी गैंगस्टर ने उसको हासिल करने की कोशिश में ऐसा उसका जीना हराम किया था कि चुपचाप बम्बई छोड़ आने में ही उसने अपनी भलाई दिखाई दी थी। बम्बई जैसी संभावनाओं वाला दूसरा महानगर उसे दिल्ली लगा था, इसलिए उसने दिल्ली का रुख किया था, जहाँ उसका अहम तरीन काम ये था कि उसने कोई काम तलाश करना था। तब उसने खुद ही बताया था कि वेस्टर्न स्टाइल के नृत्यों में वो प्रवीण थी। दिल्ली में हीरा को पहली कैबरे असाइनमेंट आपके खादिम ने ही दिलवाई थी, और ऐसा मेरी फ्रेंड और अब्बा की पार्टनर आधी ग्रीक आधी हिंदुस्तानी अप्सरा सिल्विया ग्रेको की सिफारिश से ही हो सका था। सिल्वर मून कोई बहुत हाई क्लास जगह नहीं थी, लेकिन फिर भी वहाँ अक्सर आने वाले चंद बढ़िया ग्राहकों के जरिए वो बहुत जल्द दिल्ली की हाई क्लास सोसाइटी में जानी पहचानी जाने लगी थी। आखिरकार जिसका नतीजा ये हुआ था कि वो लिमिटेड क्लाइंटेल वाली हाई प्राइस कॉल गर्ल बन गई थी। अलबत्ता दिखावे के लिए, वोट के लिए अपना कैबरे का कारोबार उसने जारी रखा था। ये उसकी मेहरबानी थी कि शहर के बहुत बड़े बड़े लोगों की सहचरी बन चुकने के बाद भी उसने अपने खादिम से पल्ला झाड़ने की कोई कोशिश नहीं की थी। मेरा उस परिचेहरा औरत का साथ छोड़ने का तो कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि आपके खादिम का तो हमेशा से यही नज़रिया रहा है कि सूखे कुएं की मिल्कियत से बहती धारा की 1/4 की भागीदारी भी कहीं अच्छी होती है। सब कुछ अभी भी ठीक ठाक ही चल रहा होता अगर फिल्म स्टार बनने की ख्वाहिशमंद वो लड़की नाकाम अभिनेत्री से कैबरे डांसर से कॉल गर्ल और कॉल गर्ल से ब्लैकमेलर बनने की ना ठान चुकी होती। मेरे अलावा हीरा के जो 4 और स्टेडी थे और जिनसे मैं वाकिफ था वो थे अमरीश कौशिक, प्रभात पचौरी, राकेश अस्थाना और सरोहा बेक्टर। और अब वो विद और विदाउट योर्स ट्रूली सबको बर्बाद कर देने पर आमादा थी। मुझे उसका वो कदम दौलत के लालच या ताकत की चाह से कहीं ज़्यादा बदले की इस भावना से प्रेरित लगता था कि हर दौलतमंद शख्स उसकी विपन्नता की शुरुआती ज़िंदगी के लिए जिम्मेदार था। उन लोगों के सांसत में पड़ने से ज़रूर उसे कोई अंदरूनी खुशी हासिल होती थी। मैं क्योंकि उसका हित चिंतक था, इसलिए दिल से इस बात के लिए ख्वाहिशमंद था कि वो खतरनाक आत्मघाती रास्ता छोड़ देती जिस पर उसके कदम भी पड़ चुके थे। उसके 2 टूक जवाब सुन चुकने के बावजूद मुझे उम्मीद थी कि मैं उसे अकल से काम लाने के लिए मना सकता था, लेकिन मुश्किल ये थी कि ये कोई फ़ौरन हो सकने वाला काम नहीं था, जबकि जिनके पीछे वो पड़ी हुई थी वो फ़ौरन कोई ऐसा कदम उठा सकते थे जो कि उसके लिए घातक साबित हो सकता था। मैंने एक गहरी सांस ली, सिगरेट का आखिरी कश लगाकर उसे साइड टेबल पर पड़ी एशट्रे में झोंका और आंखें बंद कर ली। पता नहीं कब मैं नींद के हवाले हो गया। जब मेरी नींद खुली तो मैंने पाया कि 5 बजने को थे। मैंने सावधानी से पहलू बदलकर हीरा की ओर देखा। उस घड़ी उसकी नाइटी फिर उसके जिस्म पर थी, जो कि उसने मेरे सो जाने के बाद
रात को किसी वक्त पता नहीं कब पहन ली थी। वो गहरी नींद सोई हुई थी और उस घड़ी उसके चेहरे पर बच्चों जैसी निश्चलता थी, बावजूद उसके कॉल गर्ल के प्रोफेशन के। मुझे जाती तजुर्बे से मालूम था कि वो 10 बजे से पहले सोकर नहीं उठती थी। 12-1 बज जाना भी कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन 10 से पहले उठने का तो कोई मतलब ही नहीं था। यानी कि बंगले की भरपूर तलाशी लेने के लिए मेरे पास पर्याप्त वक्त था। मैं हौले से पलंग पर से उतरा। मैंने करीब एक सोफा चेयर पर पड़े अपने कपड़े समेटे, फर्श पर से अपने जूते उठाए और फिर दबे पांव बाथरूम में दाखिल हो गया, जहाँ की मैंने बिना बत्ती जलाए अपने कपड़े पहनने आरंभ किए। बाथ टब के किनारे पर बैठा मैं अपने जूते पहन रहा था, जबकि मुझे वो आवाज़ सुनाई दी। एक दबी सी आवाज़, जैसे कोई कमज़ोर पटाखा छूटा हो या दूर कहीं किसी कार ने बैकफायर किया हो। वो भोर से पहले का स्तब्ध वातावरण का वक्त ना होता तो मुझे वो आवाज़ सुनाई ही ना दी होती। फिर वैसी एक और आवाज़, फिर किसी दरवाजे के चौखटे से टकराने की आवाज़, जो कि कहीं करीब से ही आई थी। क्या माजरा था, कहाँ से आ रही थी वो आवाज़ें? और वो पहली 2 आवाज़ें जो एक के बाद एक करके हुई थी, वो कैसी थी? पटाखा छूटने का वहाँ क्या काम? और सड़क तो वहाँ से इतनी दूर थी कि वहाँ की कोई आवाज़ बंगले तक पहुँचती ही नहीं थी। तो गोली! ओ माय गॉड! मैं हड़बड़ाकर उठा तो उसी हड़बड़ाहट में संगमरमर के फर्श पर मेरा पांव फिसल गया। मेरा सिर पीछे बाथ टब के उसी किनारे से टकराया जिस पर कि मैं बैठा हुआ था, और फिर मेरी चेतना लुप्त हो गई। पता नहीं कब मुझे होश आया। मैं कराहता हुआ उठकर अपने पैरों पर खड़ा हुआ। मेरा सिर चक्कर खा रहा था और खोपड़ी के पृष्ठभाग में कहीं खून धाड़-धाड़ बज रहा था। मैं कुछ क्षण दोनों हाथों से अपना सिर थामे याद करने की कोशिश करता रहा कि क्या हुआ था। मुझे सब कुछ याद आया तो मैं फौरन बाहर को लपका। बेडरूम में दाखिल होते ही मैं थमक कर खड़ा हो गया। तब तक बाहर उजाला हो चुका था, इसलिए कमरे में मुकम्मल अंधेरा नहीं था। उस नीम अंधेरे में भी मुझे साफ दिखाई दिया कि हीरा पलंग पर मरी पड़ी थी। उसकी बाईं छाती में गोली का सुराग दिखाई दे रहा था, जिसमें से बह बहकर खून से उसकी नाइटी का तमाम सामने का हिस्सा लाल कर दिया हुआ था। गोली ऐन दिल पर लगी थी, जो कि तत्काल मृत्यु का सबूत था। मैंने खिड़की के पहलू में बने स्विच बोर्ड पर निगाह डाली तो पाया कि बाहर के फाटक की बिजली से चलने वाली चाबी उस घड़ी ओपन पोजीशन पर थी। उस चाबी की 3 पोजीशन थी, एक ओपन जिस पर फाटक खुलता था, दूसरी क्लोज जिस पर फाटक बंद होता था, और तीसरी मैनुअल जिस पर फाटक का स्वचालित सिलसिला बंद हो जाता था और तब उसे धकेल करके खोला या बंद किया जा सकता था। यानी कि हत्यारे को भी बंगले से बाहर का फाटक खोलने के उस इंतजाम की खबर थी। वो वहाँ पहुँचा कैसे भी था, वहाँ से रुखसत वो बाकायदा वहीं से फाटक खोलकर हुआ था। फिर मुझे ख्याल आया कि मैंने 2 गोलियां चलने की आवाज़ सुनी थी। एक गोली ने तो मुझे दिख रहा था कि हीरा की छाती को निशाना बनाया था, दूसरी कहाँ गई थी? हीरा के जिस्म में तो कहीं और कोई गोली लगी दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने बेडरूम की सारी बत्तियां जला दी और रोशनी में बारीकी से दाएं बाएं निगाहें फिराना शुरू कर दिया। दूसरी गोली का सुराग मुझे उसकी लाश से 1 फुट परे चादर पे दिखाई दिया। गोली चादर में छेद बनाती मैट्रेस में दाखिल हो गई थी। मैंने चादर हटाकर मैट्रेस में से गोली बरामद की और उसे अपने कोट की भीतरी जेब में रख लिया। अब मुझे उस खूनी वारदात की इत्तला पुलिस को देनी थी। अनायासी मेरे कदम पलंग की परली तरफ साइड टेबल पर पड़े टेलीफोन की ओर बढ़ गए। फ़ोन के करीब पहुंचकर मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि एकाएक मैं ठिठक गया। कहीं मैं अनायासी किसी जाल में तो नहीं फंसा जा रहा था। कौशिक और पचौरी दोनों को मालूम था कि पिछली रात मैं हीरा से मिलने उसके फार्म हाउस पर जाने वाला था, और ऐसा मैं आधी रात से पहले नहीं करने वाला था, क्योंकि हीरा उस रोज़ आधी रात से पहले सिल्वर मून में अपनी परफॉर्मेंस ख़त्म करके वहाँ पहुँच नहीं पाने वाली थी। उन दोनों को ये भी खबर थी कि मेरे हीरा से कैसे ताल्लुकात थे, इसलिए इतनी रात गए मैं वहाँ से शहर नहीं लौटने वाला था। उनका ये सोचना भी स्वाभाविक था। ऊपर से कौशिक ने मुझे ऑफर दी थी कि हीरा तो अभी उससे 2 लाख रुपए ही मांग रही थी। अगर मैं उसका हीरा से पीछा छुड़वा देता तो वो मुझे उससे दुगनी रकम देने को तैयार था। उन तमाम हालात में अब अगर मैं वहाँ लाश के करीब पाया जाता तो एक बच्चा भी यही नतीजा निकालता कि कत्ल मैंने ही किया था, जबकि कत्ल कौशिक और पचौरी में से किसी एक की या दोनों की जॉइंट करतूत हो सकती थी। उन हालात में वो पिछली रात मेरे से हुई मुलाकात से और हमारे में हुई हर बात से मुकर सकते थे, या उसे यूं पेश कर सकते थे जैसे मैंने 4 लाख रुपए के इनाम के लालच में सच में ही हीरा का कत्ल कर दिया था। मैं टेलीफोन से यूं परे हटा जैसे वो आगे बढ़ के मुझे काट खा सकता हो। फिर मैंने अपना रुमाल निकाल लिया और हर उस जगह को पोंछना शुरू कर दिया जहाँ की मेरे उंगलियों के निशान बने हो सकते थे। बेडरूम, उससे अटैच बाथ और ड्राइंग रूम की हर वो जगह मैंने पोंछी जहाँ जाने अनजाने मेरा हाथ पड़ा हो सकता था। फिर मैंने उस डायरी की या डायरी का मतलब हल करने वाले कागजात की तलाश शुरू की, जिसका पता नहीं कोई अस्तित्व था भी या नहीं। मैट्रेस, वार्डरोब वगैरह टटोल चुकने के बाद मेरी तवज्जो बेडरूम के एक कोने में लगी एक राइटिंग टेबल की तरफ गई।
मैंने पाया कि दराजों का ताला मजबूती से बंद था, लेकिन वो ताला हीरा के एक ही हेयर पिन से खोल लेना मेरे लिए कोई मुश्किल काम साबित नहीं हुआ। एक दराज में से चमड़े की लाल जिल्द वाली एक डायरी बरामद हुई। मैंने उस डायरी के चंद पन्ने पलटे तो मैंने महसूस किया कि मेरी तलाश कामयाब रही थी। अन्य 2 दराजों में से कुछ चिट्ठियाँ और कुछ कागजात बरामद हुए, जिसका कि मुआयना करने का मेरे पास वक्त नहीं था। मैंने वहीं से एक बड़ा सा भूरा लिफाफा उठाया और डायरी और तमाम चिट्ठियाँ और कागजात उस लिफाफे में भर लिए, और कहीं से मुझे कुछ न मिला। फिर लिफाफा संभाले मैं खामोशी से वहाँ से बाहर निकला और जाकर अपनी कार में सवार हो गया। तब तक सूरज निकल आया था और वातावरण में धूप फैलने लगी थी। कार को मैंने ड्राइववे पर दौड़ा दिया। जैसा कि अपेक्षित था, बाहरला फाटक खुला था। फाटक पार करके मैं बाहर सड़क पर आ गया। फाटक पीछे खुला रहना ठीक नहीं था, लेकिन उस बाबत मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता था। उसको बंद करने के लिए जो बिजली का स्विच चलाना पड़ता था, वो तो भीतर ही हीरा के बेडरूम में था। तो दोस्तों, ये था कत्ल का सुराग नॉवल का पहला पार्ट। ये थ्रिल और सस्पेंस से भरा हुआ नॉवेल आपको कैसा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।